ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, एक साधा आणि सरळ सोपा प्रश्न आहे की आज तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही झोपेतून उठता त्याच्यानंतर आज प्रत्येक जण काय करतं, एक प्रत्येकाची दिनचर्या वेगवेगळी आहे, ठीक आहे। तर या दिनचर्येमध्ये आज तुम्ही स्वतःला आरशामध्ये पाहिलं आहे का नाही याचा आन्सर द्या। आज आप लोगों ने खुद को आईने में देखा है? काय तुम्ही आज स्वतःला आरशामध्ये पाहिलं आहे का? बराबर है, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होगा जो खुद को आईने में देखता नहीं होगा। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ इन मिरर? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ इन मिरर? काय तुम्ही स्वतःला आरशामध्ये पाहून ऑब्झर्व केलं आहे का? स्वतःवरती निरीक्षण केलं आहे का? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड योरसेल्फ इन मिरर? इसका आंसर दो। नो, यस, ओके, दीपाली नो, हो, ओके, प्रथमेश यस, प्रांजू यस, ठीक है। ऑब्जर्व करना और खुद को देखना दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है। हम आईने में खुद को सिर्फ देखते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व किया है खुद को तो वो अलग क्रिया है, और जब आप खुद को आईने में देखते हो तो वो अलग क्रिया है। ये दोनों ही क्रियाएं अलग अलग है। अब इसमें से जो देखने की क्रिया जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, बाय डिफॉल्ट हो जाती है, मगर ऑब्जर्व करने की जो क्रिया है हमें डेलिब्रेटली करनी पड़ती है। आपल्याला जाणीवपूर्वक ती क्रिया करावी लागते। अपन आरशात जनरली जब आप बाइक पे होते हो तो जस्ट आपका मन करता है कि जब आईने में देखना है तो आप देखते हो। जर तुम्ही बाईकच्या साईडला उभे आहात, बोलत मित्रांशी गप्पा करत करत थांबलेला आहात बाईकच्या साईड कशी, तर जनरली तुम्ही काय करता की ते गाडीचा जो काच असतो, मिरर असतो आपल्याकडे, त्याला वळवता आणि आपला चेहरा त्या गाडीच्या साईड मिरर मध्ये पाहता। ते पाहणं आणि ऑब्झर्व करणं या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत। पाहिल्यानंतर आपल्याला काही लक्षात येणार नाही, बरोबर आहे, पण ऑब्झर्व केल्यानंतर, निरीक्षण केल्यानंतर एखादी गोष्ट, मग ती कोणतीही असो, त्याच्याबद्दल आपल्याला काही ना काहीतरी प्राप्त होत असतं, काही ना काहीतरी आपल्याला माहिती मिळत असते। आतापर्यंत तुम्ही स्वतःला आरशामध्ये पाहत आलेला आहात, तुम्ही स्वतःला आरशामध्ये ऑब्झर्व केलेलं नाही। आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल, पाहणं आणि ऑब्झर्व करणं हे नेमकं कशा क्रिया आहेत, काय आहेत, याच डिटेलिंग। एक छोटा सा सिंपल टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज आप जिस स्टेज में हो उस स्टेज में आपको ये जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरी कोशिश है कि आपको ये समझाना, और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इसको समझना, ठीक है। तो दोनों क्रिया अलग है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। देखना और ऑब्जर्व करना दोनों ही क्रियाएं अलग है। अब ये कैसी है, कैसे करना है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एक मेरा प्रश्न है, क्या आपने कभी खुद के ऊपर कभी ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है का स्वतःवरती? क्या आपने खुद के ऊपर कभी निबंध लिखा है, ऐसे लिखा है? खुद के ऊपर नहीं। आकांक्षा यस, ये कौन है, मृणाली यस, ठीक है। स्वतःवरती निबंध लिहिलेला आहे, ऐसे लिहिलेला आहे, गणेश यस, ठीक आहे। तर लिहिलेला असेल तर काय लिहिलं बरं तुम्ही त्यामध्ये? ज्यांनी कोणी यस मला असं दिलेलं आहे त्यापैकी एक जणांनी मला सांगा की त्यामध्ये तुम्ही काय लिहिलेलं आहे, शॉर्ट मध्ये लिहून मेसेज टाइप करून सेंड करू शकता। जर तुम्ही स्वतःवर निबंध लिहिलेला असेल तर त्यामध्ये तुम्ही काय लिहिलेलं आहे? शॉर्ट, माय ड्रीम्स, ओके।
गणेश माय ड्रीम्स, ठीक आहे, माय ड्रीम बद्दल लिहिलेलं आहे. अजून अजून काय लिहिलेलं आहे तुम्ही? ओके, क्या ये हमारी लाइफ में हमें, क्या ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, साथ हो रहा है, ठीक है. चलो, बहुत अच्छी बात है, आप में से कुछ लोगों ने खुद के ऊपर ऐसे लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है. उस ऐसे ने आपको क्या बताया है? उस ऐसे या उस निबंध में आपको क्या मिला है, उस निबंध से आपको ये जानना भी बहुत जरूरी है. अगर आज तक आपने खुद के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का निबंध नहीं लिखा है तो वो लिखने की कोशिश करो, क्योंकि हम क्या करते हैं, दूसरों के बारे में 10 पेज लिख सकते हैं मगर खुद के बारे में एक पेज भी नहीं लिख सकते. आज आपका टास्क, अपना डिस्कशन होने के बाद पहला टास्क आपका यही है कि आपको खुद के ऊपर एक ऐसे लिखना है, एक पेज वाला या 2 पेज. जितना ज्यादा आप खुद के ऊपर लिख सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा. तो इसका रीजन क्या है? हम दूसरों का सबसे ज्यादा विचार करते हैं, दूसरों का सोचते हैं, इसलिए दूसरों के बारे में हम ज्यादा कुछ लिख सकते हैं मगर खुद के बारे में खुद का हम कभी विचार नहीं करते, खुद के बारे में कभी सोचते नहीं, खुद के बारे में कभी ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए हम खुद के बारे में कभी लिख नहीं पाते. जो आदमी खुद के बारे में सबसे ज्यादा लिख सकता है वो आदमी खुद को अच्छी तरह से पहचान लेता है. और हमें खुद को पहचानने की कोशिश आज से स्टार्ट करनी है. अब खुद को पहचानना क्यों जरूरी है? दूसरों को पहचानना जितना जरूरी होता है उससे कहीं बढ़िया, उससे बहुत ज्यादा खुद को पहचानने की आवश्यकता होती है. अब खुद को पहचानना यानी एग्जैक्टली करना क्या, यही मैं आपको आज बताऊंगा. तो आज का डिस्कशन होने के बाद आपको ये टास्क करना है कि आपको खुद के ऊपर एक ऐसे लिखना है. अब ऐसे में क्या लिखना है, ऐसे से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, ये आप ही बाद में ऑब्जर्व करना है, ठीक है. तो उससे पहले हम आज, मैं यहाँ पे एक स्लाइड शेयर करता हूँ, तो उसको आप, उसके थ्रू हम जाएंगे. आज का डिस्कशन, हमारा जो डिस्कशन रहेगा आज का वो उसके थ्रू होगा. तो ये स्लाइड शो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है. स्लाइड शो हो गया अच्छी तरह से. तो चलिए, आज के हमारे जनरल डिस्कशन का जो टॉपिक है, नो थाई सेल्फ. नो थाई सेल्फ, ये कॉन्सेप्ट आपने कभी सुनी होगी या नहीं भी होगी. मुझे लगता है कि आप में से बहुत गिने चुने लोग होंगे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कभी सुना होगा या कभी देखा होगा. ये टोटली न्यूली कॉन्सेप्ट है जिसका टाइटल है नो थाई सेल्फ. अब ये क्या है इसका आगे देखेंगे. वो डिस्कशन करने से पहले स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है इसका इंटरप्रिटेशन आप क्या कर रहे हो, ये इमेज आपको क्या बता रही है, ये मुझे शॉर्ट में मैसेज टाइप करके सेंड कर देना. ये इमेज आपको क्या बता रही है, ही जी इमेज आहे ही तुम्हाला काय सांगत आहे, किंवा या इमेज मधून स्वतःला तुम्ही काय इंटरप्रेट करू शकता, काय समजून घेऊ शकता. या इमेज कडे ऑब्झर्व करा, लक्षपूर्वक पहा या इमेजला, आणि ही इमेज काय सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि त्याच्याबद्दल मला तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मेसेज टाइप करा. दिसते तसं नसतं, ठीक आहे, बरोबर आहे, एक इंटरप्रिटेशन केलेलं आहे. नेक्स्ट आहे रोहिणी काय म्हणते, हमारी लाइफ में हमारा साथ जो हो रहा है, ठीक है. आपके लाइफ में जो हो रहा है वो इंडिकेट कर रही है ये इमेज. दिसतं तसं नसतं मराठी म्हणीप्रमाणे ही इमेज इंटरप्रेट करत आहे असं म्हणणं आहे दोनोंचं. रोहिणीने दोघांनी इंटरप्रेट केलेला आहे स्वतःच्या परीने. बाकी लोग भी इस इमेज को ऑब्जर्व करो और ये क्या बता रही है ये मुझे मैसेज में सेंड करो, शॉर्ट में किसी भी लैंग्वेज में सेंड कर सकते हो. ऑब्जर्व करो, आपके स्क्रीन के ऊपर ये इमेज आपको दिखाई देगी.
सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया, मुझे बाकी लोगों का भी रिप्लाई चाहिए। आप अच्छी तरह से इसको देख लेना, ऑब्जर्व करना, और ये इमेज आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है, इसका आंसर मुझे दे दो। नहीं, ठीक है, बाकी लोगों का इंटरप्रिटेशन रिलेटेड आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए, मैं वहां पे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कौन है? प्रणाली। प्रणाली, हमें खुद खुद की गलतियां, खुद का टैलेंट देखना है। करेक्ट, बराबर है। इंटरप्रिटेशन चांगलं केलेलं आहे प्रणालीने। खुद की गलतियां, खुद का टैलेंट को समझ लेना, ऐसा इंटरप्रेट किया है प्रणाली ने। और बाकी लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? बराबर है। आप तीनों ने जो इंटरप्रिटेशन किया है, या इसको समझने की जो कोशिश की है इस इमेज को, वो आपके एंगल से बराबर है। आपने जिन लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया है, उन तीनों लोगों के एंगल से वो बराबर है। मगर ये जो इमेज आपको बताना चाहती है, ये इससे कहीं और है, इससे बहुत कुछ है। मयंक क्या कहता है? इनर टैलेंट सर्च करना, और क्या ये इनर पीस, ठीक है, बराबर है। मयंक, आपने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो भी आपके एंगल से बहुत अच्छा है। हमने खुद की गलतियां नहीं देख क्या है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो डिस्टेंस है लैपटॉप और मेरा जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, मुझे दिखाई नहीं देता। हमारी खुद की गलतियां नहीं दिखाई देती, दूसरों की दिखाई देती है, ठीक है, बराबर है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो। अब किसी को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं। आपने जो रिप्लाई दिया है वो आपके एंगल से बहुत ही करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया आपने रिप्लाई दिया है। ये क्या कहता है? नोइंग अदर इज इंटेलिजेंस, नोइंग योरसेल्फ इज विजडम। क्योंकि ये इमेज आपको बता रही है कि दूसरों को पहचानने के बजाय आप खुद को पहचानो, खुद का ऑब्जर्व करो। क्योंकि दूसरों को पहचानना या दूसरों का ऑब्जर्व करना एक इंटेलिजेंस हो सकता है, एक बुद्धिमत्ता असू शकते। दुसऱ्यांना जाणणं ही एक बुद्धिमत्ता असू शकते, पण स्वतःला जाणणं ही आपलं शहाणपण आहे, विजडम है। क्योंकि हमें दूसरों को ज्यादा फोकस नहीं करना है, खुद को ज्यादा फोकस करना है, खुद को समझ लेना है, खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद की डिस्कवरी करना है। जब तक आप अपने खुद को अच्छी तरह से समझ नहीं सकोगे, तब तक आपको अपने लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। जब आप खुद को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो पूरी लाइफ आपके कंट्रोल में है। यही बात, यही इमेज ये आपको बता रही है कि आप पहले, सबसे पहले खुद को जांच लो, खुद को पहचान लो, खुद का ऑब्जर्वेशन करो, खुद की डिस्कवरी करो। तो यही बात ये इमेज आपको कह रही है, ठीक है। क्यों करना है ये, आपको क्यों करना है ये जो है, ये आपको नेक्स्ट जो इमेज है ये आपको ये बता देगी कि क्योंकि नो वन कैन गिव यूर बेटर एडवाइस देन यूर सेल्फ। क्योंकि मैं हूँ, या आपके घर के बाकी सदस्य हो, या कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो, वो क्या करते हैं? सिर्फ बोलने का काम करते हैं, कुछ कहने का काम करते हैं। वो किस बेस पर कुछ बोलने का या कुछ कहने का या कुछ एडवाइस देने का काम करते हैं? तो वो आजू बाजू की जी सराउंडिंग होती है, या आजू बाजू का जो पर्यावरण होता है, उस पर्यावरण में उनको जो अनुभूति होती है अनुभवों की, उसके बेस पर कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी को एडवाइस देने का काम करता है। मैं हूं, या आपके घर के हो, या कोई भी आपके फ्रेंड्स हो, ते ऍडवाइस सल्ला देण्याचं काम कशाच्या बेसवर करतात? तर वातावरणामध्ये त्यांनी जे अनुभवलेले आहेत काही प्रसंग, त्या प्रसंगांच्या अनुभवावरती ते व्यक्ती किंवा ते लोक इतर लोकांना काय करत असतात?
सल्ला देण्याचं काम करत असतात. पण जगामध्ये सर्वात चांगला सल्ला देणारा कोण असेल तर तो स्वतःच असतो. कारण स्वतःच स्वतःला सल्ला देणे ही एक कला आहे आणि तो सल्ला 100% परफेक्ट असो किंवा नसो, पण त्याच्यावरती आपला 100% विश्वास असतो. इतरांनी सल्ला दिलेला असेल तर त्यावेळेस आपला विश्वास कदाचित तुमचा त्यावेळेस विश्वास बसणार नाही किंवा काही वेळेला विश्वास बसू शकतो. पण ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःला सल्ला देता त्यावेळेस मात्र तुमचा विश्वास 100% असतो. म्हणून असं म्हटलं की नो वन कॅन गिव्ह युअर बेटर ऍडवाइस दॅन युअर सेल्फ. कोणीच तुम्हाला तुमच्या स्वतःपेक्षा चांगला ऍडवाइस देऊ शकत नाही. पूर्ण विश्वामध्ये असो किंवा तुमच्या लाईफ मध्ये असो. त्यामुळे आता ही जी बेटर ऍडवाइस जर तुम्हाला स्वतःला द्यायची असेल तर सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला स्वतःला स्वतःची ओळख करून घेणं आवश्यक आहे. ठीक आहे. तर याच्या संदर्भात एक नवीन कॉन्सेप्ट म्हणा किंवा एक कॉन्सेप्ट आहे जिला म्हटलं जातं नो थाय सेल्फ. ओके. नो थाय सेल्फ ही जी आहे ही कॉन्सेप्ट किंवा ही संकल्पना जी आहे ती एक ग्रीक फिलॉसॉफर आहे सॉक्रेटिस यांनी प्रस्तुत केलेली आहे. यांनी ही कॉन्सेप्ट मांडलेली आहे. या कॉन्सेप्टचा अर्थ काय होतो? नो थाय सेल्फ मीन्स नो युअर सेल्फ, अदरवाइज सेल्फ डिस्कवरी, स्वतःला जाणणे किंवा स्वतःचा शोध घेणे. नो थाय सेल्फ या शब्दाचा अर्थ काय होतो? स्वतःचा शोध घेणे, सेल्फ डिस्कवरी, अदरवाइज नो युअर सेल्फ, स्वतःला जाणणे किंवा स्वतःचा शोध घेणे हा या दोन शब्दांचा अर्थ होतो. टू नो वन सेल्फ इट इज नो वन्स ट्रू आयडेंटिटी. जर स्वतःला जाणणं म्हणजे काय की स्वतःची जी खरी आयडेंटिटी आहे, स्वतःची जी खरी पर्सनॅलिटी जी आहे ती जाणणं. स्वतःला जाणण्याचा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा काय की स्वतःला जाणणं म्हणजे स्वतःची आयडेंटिटी ला जाणणं, स्वतःच्या पर्सनॅलिटीला जाणून घेणं. कारण कसं होतं पहा की प्रत्येकाच्या मनामध्ये किंवा प्रत्येकामध्ये एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटी असतात. एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटी असतात म्हणजे काय की कधी तुम्ही स्वतःला अनुभव केला असेल तर पहा की तुम्हाला तुमच्या बोलण्यातला जो टोन असतो तो काही वेळेला चेंज होतो व्यक्तीनुसार. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये ज्या पद्धतीने बोलत असाल त्याच पद्धतीने तुम्ही घराच्या बाहेर बोलत नाही. इथे तुमची पर्सनॅलिटी चेंज होत राहते. एखाद्या व्यक्तीसमोर तुमची बोलण्याची पद्धत वेगळी असते, तीच पद्धत तुम्ही जर व्यक्ती बदलला तर बोलण्याची पद्धत चेंज होते. प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटी असतात हे 100% आहे. फक्त कोणाला त्या दिसतात तर कोणाला त्या दिसत नाही. आणि याच पर्सनॅलिटी जर हायर लेवलला गेला तर जर एखाद्या याच पर्सनॅलिटी जर डिझीजचं जर स्वरूप घेतलंय किंवा एखाद्या रोगाचं स्वरूप घेतलं तर मात्र त्याला मानसिक रोगाचं ते एक कारण होऊ शकतं. जे मानसिक रोगाचं एक कारण रिलेटेड एक मूवी तुम्ही पाहिला असेल कदाचित, अपरिचित मूवी आहे एक टीव्ही वरती तुम्ही पाहू शकता कधी पण. अपरिचित नावाचा एक साऊथचा मूवी आहे. तो मूवी त्यामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल की एकच व्यक्तीच्या वेगवेगळ्या पर्सनॅलिटी तुम्ही पाहिलेल्या आहेत. ती तर लास्ट स्टेज आहे. पण नॉर्मल स्टेजला प्रत्येक व्यक्तीमध्ये एक वेगळी पर्सनॅलिटी असते, एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटी असते. त्या एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटी मध्ये आपली स्वतःची ऍक्च्युअली आयडेंटिटी किंवा स्वतःची करेक्ट पर्सनॅलिटी कोणती आहे हेच आपल्याला लक्षात येतं. नो थाय सेल्फ काय सांगतं की तुमच्यामध्ये ज्या काही एक पेक्षा जास्त पर्सनॅलिटीज आहेत त्या अनेक पर्सनॅलिटी मध्ये तुमची पर्सनॅलिटी नेमकी कोणती आहे ते जाणून घेणं. हेच या कॉन्सेप्टचा उद्देश आहे किंवा या कॉन्सेप्ट मध्ये हेच आपल्याला शिकायचं आहे. कारण बोलण्याची तारा पहा, तुम्ही तुमच्या वडिलांसोबत बोलताना तुमचा स्वभाव वेगळा असतो, तुमची बोलण्याची पद्धत वेगळी असते. आणि ज्यावेळेस तुम्ही आईशी बोलता, आईशी गप्पा मारता त्यावेळेस तुमच्या बोलण्याचा टोन वेगळा असतो, तुमच्या बोलण्याचा स्वभाव वेगळा असतो. ज्यावेळेस तुम्ही कॉलेज कॅम्पस मध्ये येता त्यावेळेस तुमचा बोलण्याचा टोन वेगळा असतो, बोलण्याचा स्वभाव वेगळा असतो. ज्यावेळेस तुम्ही कोणत्या रिलेटिव्हच्या घरी जाता त्यावेळेस तुमच्या बोलण्याचा टोन वेगळा असतो, तुमच्या वागण्याचा टोन वेगळा असतो. हे असं का होतं? या बेसिक आपल्याला आपण म्हणू शकतो की या आपल्यामध्ये असणाऱ्या वेगवेगळ्या पर्सनैलिटीज आहेत. या खुद के अंदर की अलग-अलग पर्सनैलिटी होती है, यही शो करती है. मगर इन सभी पर्सनैलिटी में से
खुद की करेक्ट पर्सनैलिटी कौन सी है ये हमें पता नहीं रहता। यही जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्चुअली बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, मगर यही क्रिटिकल टॉपिक में आपको, मुझे लगता है कि आपके लेवल पर ये जानना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब ये जो खुद को जानने की जो क्रियाएं हैं, जो पर्सनैलिटीज है, ये ये करने के बाद हमें क्या इम्पोर्टेंट, ये इसका महत्व क्या है। अब खुद को जानने की प्रोसेस हम जब करेंगे, हम इसके बारे में जब काम करेंगे, तो इससे क्या बेनिफिट होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले 2 लेक्चर में हम इस पर ही डिस्कस करेंगे कि खुद को कैसे जानना। अगर एक बार आप खुद ने खुद को जान लिया तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, क्या इसका महत्व है, कंट्रोलिंग इमोशंस। आपको खुद की भावनाओं पर कंट्रोल करना है। यदि कंट्रोलिंग करनी है खुद की भावनाओं पर, तो आपको नो थायसेल करना या इसकी जो एक्टिविटी है वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसका महत्व आपके लाइफ में बहुत ही होगा। क्योंकि इमोशंस देख लीजिए, आपको, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जब टीवी में अगर कोई बहुत ही भावुक सीन आता है तो आपकी आंखों में भी आंसू आते हैं। एखाद्या रंड्याचा जर एखादा सीन चालू असेल टीव्ही मध्ये किंवा मूवी मध्ये किंवा पिक्चर मध्ये, तर इकडे तुमच्या डोळ्यामध्ये पण पाणी येत असेल। किंवा जरी कोणी एखाद्या व्यक्तीने जर तुम्हाला जोरात बोललं असेल किंवा रागवलं असेल, तर कदाचित तुमच्या डोळ्यातून ऑटोमॅटिकली पाणी येऊन जात असेल। ही भावुक पर्सनॅलिटी आहे। अशी जी इमोशन्स ज्या आहेत तुमच्या, त्या सर्व इमोशन्स वरती कंट्रोलिंग करणं खूप आवश्यक आहे। जर तुम्हाला स्वतःच्या इमोशन्स वरती कंट्रोल करायचं असेल, तर तुम्हाला स्वतःला जाणून घेणं आवश्यक आहे। रीचिंग अप टू द गोल, अगर आप में से किसी ने अगर कोई गोल डिसाइड किया है, उस गोल तक आपको पहुंचना है, तो खुद को सबसे पहले जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर गोल के पास आपको जाना है, आपके टारगेट के पास आपको जाना है, तो खुद को आपको समझना पड़ेगा। टेकिंग बेटर डिसीजंस, अगर आपने आपको अपने लाइफ में अच्छी और बेटर डिसीजंस लेने हैं या करेक्ट डिसीजंस लेने हैं, तो सबसे पहले खुद को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप इंप्रूविंग रिलेशनशिप, अगर आपको आपके फैमिली रिलेशंस हो, ओके, या आपके सोशल रिलेशंस हो, इनको अगर आपको बेटर बनाना है, तो आपको सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली रिलेशंस, आप में से आपके घर में बहुत सारे फैमिली क्राइसिस होंगे। आपके घर में आपके पिताजी या आपके माताजी, आप उनके बड़े भाई को या किसी बहन को कभी बात नहीं करते होंगे, या आप अपने खुद के मामा से बात नहीं करते होंगे, या किसी चाचा से बात नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि आपके फैमिली में क्राइसिस हुए होंगे। ऐसा हर एक घर में एक ना एक पॉइंट होता ही है कि हम उससे बात नहीं करते, हमारे उनके साथ झगड़ा हो गया है। अब ये जो है, ये इन बातों को छोड़कर हमें अपनी खुद की अगर रिलेशनशिप इंप्रूविंग करनी है, फैमिली रिलेशनशिप हो या सोशल रिलेशनशिप हो, तो ये मेंटेन करने के लिए, इसको इंप्रूव करने के लिए हमें थाई सेल्फ करना बहुत जरूरी है। इसके बाद इंप्रूविंग फुल पोटेंशियल्स, अगर आपके अंदर जो कुछ टैलेंट है, जो अभी मुझे बता दिया था टैलेंट के बारे में किसी ने, वो भी उसके बारे में ही है। अगर आपको खुद का टैलेंट, खुद के गुण, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका सही इस्तेमाल करना है, तो आपको खुद को जानना बहुत जरूरी है। इसी के कारण ही ये नो थायसेल्फ कॉन्सेप्ट को समझना, जानना और इसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस एंड जॉय, अगर खुद को या अपने आप को पूरी लाइफ में हमेशा खुश रहना है या लोगों को खुश करना है, तो सबसे पहले खुद को जानना भी, समझना भी बहुत जरूरी होता है। इन्हीं सभी पॉइंट के कारण आपको यहाँ पे एक बात समझ में आई होगी कि ये नो थायसेल्फ की जो कॉन्सेप्ट है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये 6 पॉइंट्स आपको इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको इंडिकेट करते हैं, जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने कहा था कि
नो थाई सेल्फ, खुद को जानना, खुद की डिस्कवरी करना। अब खुद को जानना या खुद की डिस्कवरी करने के अलग अलग मेथड्स हैं। उसमें पहला जो मेथड है वो है डायरी राइटिंग मेथड। क्या है? डायरी राइटिंग मेथड। इससे क्या होगा, आप में से बहुत सारे लोगों को ये आदत है या नहीं मुझे पता नहीं, मगर आप में से कुछ लोग होंगे जो डायरी लिखने की उनको आदत है। डायरी राइटिंग एक टेक्निक है खुद को जानने की। अब ये क्या करना, अगर किसी को ये आदत है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं है तो वो आप ये आदत लगा सकते हो। आप खुद डायरी लिखना चालू कर सकते हो। डायरी लिखने के क्या बेनिफिट है, ये आपको खुद को ही पता चलेगा जब आप कंटिन्यूसली उसको लिखते जाएंगे। क्योंकि डायरी लिखने से खुद की पूरी एनालिसिस आप कर सकते हो। अब ये डायरी कैसी लिखी जाती है, कैसे लिखना है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी जनरल एक कुछ पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। डायरी हाउ, कैसे लिखना है। ओके, आपको दिन भर आपकी जो दिनचर्या है उसमें से सिर्फ 10 मिनट्स निकालना है डायरी के लिए, और उस डायरी में आपको खुद को लिखना है। आप सुबह का टाइम चूज कर सकते हो या रात सोने से पहले 10 मिनट, ये भी टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हो। मगर 10 मिनट में डायरी लिखने का काम हो सकता है। क्यों लिखना है? क्योंकि आपको खुद की जो लाइक्स है, डिसलाइक्स है, पैशन जो है, आपके वांट्स जो है, इनको जानने के लिए ये डायरी बहुत मदद कर देगी आपको। तुम्हाला काय आवडत आहे, तुम्हाला काय आवडत नाही, तुमची पॅशन काय आहे, तुमची आवश्यकता काय आहे, तुम्हाला काय पाहिजे, या सर्व गोष्टींची माहिती तुम्हाला या डायरी रायटिंग स्किल मधून मिळू शकते। अन्यथा तुम्ही ते प्राप्त करू शकता। या डायरी मध्ये तुम्ही स्वतःची फिलिंग्स पण लिहू शकता। तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये ज्यावेळेस किंवा कोणत्या दिवशी जर त्रास झाला असेल, टेन्शन आलं असेल, ओके, तर त्याबद्दल भी तुम्ही लिहू शकता। कारण एखादी घटना जी तुम्हाला त्रासदायक वाटते ना, ती घटना घडण्याच्या मागे काहीतरी इन्व्हायरमेंट असतं। कोणतीही घटना अशीच घडत नसते, कोणतीही घटना ऑटोमॅटिक घडत नसते। ती घटना घडण्याच्या पाठीमागे त्या घटनेच्या संबंधी असणारं इन्व्हायरमेंट कारणीभूत असतं। त्या घटनेच्या आजूबाजूला असणारे घटक कारणीभूत असतात। एकदा का जर त्या घटनेने तुम्हाला त्रास दिला आणि त्या घटनेमुळे तुम्हाला त्रास झाला, तर नेक्स्ट टाइम ती घटना होऊ न देणे याच्यासाठी तुम्ही प्रिकॉशन घेऊ शकता, यासाठी तुम्ही काम करू शकता, जर तुमच्या ती घटना लक्षात आली असेल तर। आणि ही अशा काही ज्या तुमच्या आयुष्यामध्ये त्रासदायक घटना आहेत, त्या त्या घटना न होऊ देण्यासाठी तुम्हाला डायरी रायटिंग ही खूप हेल्पफुल ठरू शकते। एखाद्या घटनेमुळे तुम्हाला खूप आनंद मिळतो, एखाद्या घटनेमुळे तुम्हाला खूप उत्साह येतो, ऍक्टिव्हली तुम्ही त्या घटनेसाठी काम करता, अशाही घटना तुम्हाला त्या लक्षात येऊ शकतात जर तुम्ही डायरी रायटिंग लिहिण्याचं काम केलं असेल। डायरी रायटिंग मुळे तुम्ही आणि तुमचं मन, तुम्ही आणि तुमचं मन या दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन करण्याचं काम या डायरी रायटिंग मुळे होतं। तर माझी अशी एक इच्छा आहे की जर तुमच्यापैकी जर कोणाला डायरी लिहिण्याची जर आवड निर्माण झाली असेल, तर ती तुम्ही डायरी रायटिंग ऍक्टिव्हिटी स्टार्ट करावी। काय लिहायचं, कशा पद्धतीने लिहायचं, हे तुम्हाला मी नंतर सांगेलच। पण आता जर कोणाची इच्छा असेल डायरी रायटिंगची, तुम्ही ही इच्छा मनामध्ये न ठेवता या इच्छेला इम्प्लिमेंट करा, डायरी लिहिण्याला सुरुवात करा। आणि ही 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 चांगली सवय तुम्हाला तुमच्या येणाऱ्या आयुष्यामध्ये खूप काही नवीन पण, खूप काही वेगळं पण देऊन जाईल। ओके, कारण डायरी लिहिण्याची सुरुवात जर तुम्ही आज ज्या स्टेजला आहात, या स्टेज पासून जर केली, तर याचा बेनिफिट तुम्हाला येणाऱ्या आयुष्यामध्ये 100% मिळेल, याची मला खात्री आहे। ही जर एक टेक्निक। दूसरी जी टेक्निक आहे ती मेडिटेशन। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो मेडिटेशन है। नो थाई सेल्फ, यानी खुद को जानने की जो दूसरी टेक्निक है वो है मेडिटेशन टेक्निक। यहाँ पे मैं एक बात बहुत ही स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा कि मेडिटेशन का संबंध किसी धर्म से नहीं है।
रिपीट करता हूं मैं मेरा सेंटेंस, ध्यान से सुन लेना। मेडिटेशन का संबंध किसी धर्म या जाति से नहीं है। मेडिटेशन दुनिया में कोई भी कर सकता है, क्योंकि मेडिटेशन सबके लिए है, कोई भी कर सकता है। विश्व का कोई आदमी कोई भी कर सकता है। मैं अब इस सेंटेंस को स्ट्रेस देने का मेरा अलग मीनिंग है, ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा कि मेडिटेशन कोई भी कर सकता है, इसका किसी धर्म से इसका संबंध नहीं है। अब ये क्यों करना है, मेडिटेशन क्यों करना है, क्यों करना है? आपको खुद को स्टेबल रखने के लिए, खुद के अंदर जो आपके अलग अलग भावनाएं हैं, उन्हीं भावनाओं को शांत करने के लिए, आपके मन के अंदर जो चिंताएं हैं उनको मिटाने के लिए, आपके मन के अंदर जो एक्साइटमेंट्स हैं उनको, उनके बारे में हेल्प करने के लिए भी ये मेडिटेशन काम करता है। जीरो थॉट प्रोसेस। आप जस्ट 2 मिनट के लिए अपनी आंख बंद कर दो, लाखों थॉट्स आपके माइंड में आएंगे और चले जाएंगे। सिर्फ आपने अगर 10 मिनट ही आंख बंद करके थोड़ा सा मेडिटेशन किया तो एक विचार आपके मन में आएगा, वो चला जाएगा, उसके बाद दूसरा विचार आएगा, वो चला जाएगा, तीसरा आ जाएगा, वो चला जाएगा, पांचवा आ जाएगा, छठा आ जाएगा। ये एक विचार आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा, ऐसे दिन भर होते रहता है। मगर मेडिटेशन से आप जीरो थॉट प्रोसेस, एक अवस्था है, मेडिटेशन की एक अवस्था है जीरो थॉट प्रोसेस, यानी शून्य विचार संकल्पना, शून्य विचार अवस्था। अब ये शून्य विचार अवस्था जो है, ये केवल मेडिटेशन से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में यूट्यूब में लाखों करोड़ों वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। मेडिटेशन कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर मेडिटेशन से आपको क्या मिल सकता है, मेडिटेशन से आपको जीरो थॉट अवस्था को आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है 1 मिनट बचा है, हमारा डिस्कशन जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कल। बहुत सारे टेक्निक्स है, अभी तो हम 2 टेक्निक्स के ऊपर हमारा डिस्कशन चालू है, कल हम सब टेक्निक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल फिर मिलेंगे, इसी कंटेंट को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं रुक देता हूँ।